आई चिट्ठी पार्ट 1। ससुराल में जाने के बाद बहुओं को हर छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे उनके कपड़ों का, उनकी बर्ताव का, उनकी स्वभाव का और उनके चरित्र का भी, क्योंकि बहू की गरिमा इन सब से ही होती है। हर परिवार चाहता है कि उसे एक चारित्रवान बहू मिले और इसकी खोज में थी हमारी सविता जी, जिनके छोटे बेटे के लिए उन्हें बिल्कुल सीता जैसी बहू चाहिए थी। अरे सविता जी, आपको कितने रिश्ते दिखाए मैंने, आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती। अरे कमला बहन जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए। ऐसी वैसी से क्या मतलब है आपका बहन जी? जितने भी रिश्ते आपने रमन के लिए बताए हैं वो सारी लड़कियां सही नहीं थी। हर किसी का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड था ही। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अरे बहन जी, आजकल तो ये आम बात हो गई है। शादी से पहले तो हर कोई लड़की के बॉयफ्रेंड होते ही है। शादी के बाद हर लड़की सुधर जाती है। फिर आप क्यों इतना सोच रही हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी लड़की अपने बेटे के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। आप तो मेरे लिए बस सीता जैसी लड़की ढूंढ के दीजिए, जो चरित्र में, स्वभाव में, सब में कोमल हो। अरे माँ जी, आजकल ऐसी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं? इसका मतलब आपकी बड़ी बहू भी ऐसी नहीं है क्या बहन जी? अरे ऐसा नहीं है। आप मेरी बड़ी बहू की बात छोड़िए, आप वो सुनिए जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि मुझे रमन के लिए बिल्कुल सीता जैसी बहू चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो जैसे कैकई हूँ ना आपके लिए। पता नहीं मेरी सास को मैं आज तक पसंद क्यों नहीं आई। मेरा स्वभाव इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, पर इन्हें तो सीता जैसी बहू चाहिए। मैं अभी देखती हूँ कैसे मिलती है इन्हें सीता जैसी बहू। अरे बड़ी बहू, तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? मन में मुझे गालियाँ दे रही होगी और क्या। क्या? अरे कुछ नहीं। बड़ी बहू, तू जा कमला बहन जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ, ठीक है? जी अभी लाती हूँ। कमला ने रमन के लिए बहुत सारे रिश्ते भेजे थे, लेकिन सविता को तो इनमें से कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। अब सविता की पसंद की बहू उसे मिल पाएगी या नहीं, वो तो वक्त ही बता सकता था। क्या हुआ माँ, रमन के लिए कोई लड़की पसंद आई या नहीं आई? अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ कोई पसंद आई है। सारी की सारी लड़कियाँ आजकल कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है। 1 2 3 बॉयफ्रेंड्स रखना, गुस्सा करना, चुगली करना, जैसा उनके लिए आम सी बात हो गई है। माँ, मेरे ऑफिस में 1 2 लड़कियाँ हैं, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूँ? अरे नहीं नहीं, रहने दे। तूने बड़ी बहू को भी वहीं से पसंद किया था। रहने दे। वो तो तुम्हारी बात सही है माँ। तो मुझ में बुराई क्या है, हाँ, जो आप ऐसा कह रहे हैं? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं बड़ी बहू। तू तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल गुणवान है, छल कपट से परे। आपको बड़ी खांसी आ रही है। अरे अब तुम्हारे सामने मैं खांस भी नहीं सकता क्या? माँ, आपको जैसी लड़की ढूंढनी हो मेरे लिए आप ढूंढ सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं जानती हूँ बेटा, तू मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है। इसीलिए तो मैं तेरे लिए बहुत गुणवान लड़की ढूंढना चाहती हूँ, जो इस घर का मान और बढ़ा दे। हाँ रमन, सही है। माँ की पसंद से ही शादी करना, बहुत खुश रहेगा। आपका क्या मतलब है? आप मुझसे शादी करके बहुत दुखी है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है बड़ी बहू। चलो आप खाना खा लो साहब। माफ़ कीजिएगा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसी लड़की ढूंढ रही है ना, ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है बिल्कुल भी। आप इंतज़ार करती रह जाएंगी। अगर कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर ये तो लड़की है। मैं अपने रमन के लिए ऐसी गुणवान लड़की ढूंढ कर ही रहूँगी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे मिलती है आपको आपकी पसंद की गुणवान लड़की। सविता को विश्वास था कि वो ऐसी लड़की ढूंढ लेगी और इसी आस में अब वो रोज़ मंदिर भी जाने लगी थी। हे भगवान, अब और कितना इंतज़ार करवाएगा। मेरी पसंद की बहू अब भेज दो ना। अरे सविता जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। मुझे ना आपको एक लड़की को दिखाना था यहाँ। अच्छा, यहाँ मंदिर में? हाँ, मंदिर में। वो रोज़ ना बहुत सुंदर भजन गाती है। अभी आप रुकिए, थोड़ी देर में बस आती होगी। ये लीजिए, नाम लिया और आ गई। इसका नाम वैदेही है। अरे ये तो बहुत सुंदर लग रही है। जितनी सुंदर है उतनी सुशील भी। यहाँ मंदिर में भजन भी गाती है और घर का पूरा काम भी जानती है।
अच्छा, तो आप इसे कैसे जानती हैं? अरे कुछ दिन पहले ही इसके पिताजी ने मुझे इसके लिए रिश्ता देखने को कहा था। मैं जब इसके घर गई तो इसके संस्कार देखकर मुझे आपकी याद आ गई। ये ना आपकी पसंद की लड़की है बिल्कुल। अरे ये तो बहुत सुंदर गा भी रही है सच में। इसके चरित्र के बारे में पता किया आपने? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे मैंने पूरी जांच की है, आसपास वालों से भी पूछा है। सबका कहना है कि ये बहुत अच्छी लड़की है। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, आज ही इसके पिताजी से हम रिश्ते की बात करते हैं। रमन और वैदेही, इनके तो नाम भी राम और सीता की तरह है। आखिरकार सविता को अपनी पसंद की बहू मिल ही गई। अब तो वो जैसे सातवें आसमान पर थी। अब तो उसने बिना देर किए रमन और वैदेही की शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अरे बहन जी, आपको भी सहपरिवार आना है, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे रमन और वैदेही को आकर ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। खुश तो ऐसे हो रही हैं जैसे खुद की शादी हो। जब से ये वैदेही इन्हें मिली है, मेरी सास को जैसे स्वर्ग मिल गया है। जाने दो, मुझे क्या इससे। सारी लड़कियां एक जैसी होती है। आने के बाद मेरी सास को भी पता लग ही जाएगा। अरे कविता बहू, अब मन में सुकड़ना बंद कर, चल शादी की तैयारियों में लग जा। हाँ, बस काम ही तो कर रही थी मैं। सविता ने रमन और वैदेही की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई और वैदेही का स्वागत भी बड़े जश्न के साथ किया। छोटी बहू, ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा। अरे माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है? मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। मैं जानती हूँ बहू, तुझे इन सब की लालसा नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तू ये हार पहने। ये तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अब आपकी इच्छा मैं कैसे टाल सकती हूँ माँ जी? माँ, आखिर तुम्हें तुम्हारी पसंद की बहू मिल ही गई, अब तो खुश हो ना? अरे मैं तो इतनी खुश हूँ कि सातवें आसमान पर पहुँच गई हूँ। संभल के माँ जी, कहीं आप सातवें आसमान से नीचे ना गिर जाए झटके से। तो उसकी चिंता मत कर बड़ी बहू, मैं नहीं गिरूंगी। चलो अब तुम दोनों भी आराम कर लो, थक गए होंगे। सविता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वैदेही भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने नए ससुराल में सबका दिल जीत सके। आइए, सब खाना लग गया है। आज मैंने सबके लिए हलवा पूरी बनाया है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे तुम तो हम सबकी आदत ही खराब कर डालोगे अच्छा अच्छा खाना खिला के। आखिर बहू किसकी है? अरे किसकी चिट्ठी है? किसी वैदेही के नाम पे है। मैं ले लेती हूँ चिट्ठी। अभी परसों ही तुम्हारे नाम पर एक चिट्ठी आई थी ना? तुम्हारे माता पिता इतना याद करते हैं क्या तुम्हें? हाँ, उन्हें मेरी बहुत याद आती रहती है, इसलिए मैं ये चिट्ठी अंदर रख कर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। 3 दिन में 2 चिट्ठियाँ? कौन लिखता है अपनी बेटी को? अरे जिनकी बेटियां अच्छी होती हैं ना, उनके माता पिता लिखते हैं कविता, तुम नहीं समझोगी। आप तो चुप ही कीजिए, समझे? जब देखो मेरा मजाक बनाते रहते हैं। अरे वैदेही, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ, सब ठीक है माँ जी। आप खाइए ना हलवा पूरी। ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बहुत घबराई हुई है? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी आती हूँ। चिट्ठी आने के बाद वैदेही का बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ सा था, जो कविता को परेशान कर रहा था। लेकिन सविता ने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ये क्या, अगले दिन वैदेही के नाम से एक और चिट्ठी। अरे आज फिर से चिट्ठी आई है वैदेही? हाँ माँ जी, वो बस यूं ही। तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ जी, सब ठीक है। फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। नहीं तो भाभी, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। हाँ वैदेही बहू, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है। नहीं माँ जी, ये तो बस मेरे काका काकी की चिट्ठी है, मैं अंदर रख कर आती हूँ। अजीब बात है, आजकल मोबाइल के ज़माने में सब लोग इससे चिट्ठी लिखते रहते हैं, और ये इतना घबरा क्यों जाती है चिट्ठी देखते ही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है माँ जी? वैसे वैदेही लगती तो नहीं कि कोई गड़बड़ कर दे, पर क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मायके से चिट्ठी आती है तो लड़कियां इमोशनल हो ही जाती है। ऐसा ही होगा, मुझे क्या। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि वैदेही जब भी उसकी चिट्ठी आती है तो अजीब सा बर्ताव करती है, जैसे कुछ छुपा रही हो। पर ये भी सही है,
वो वैसी लड़की है नहीं। चलो मैं चली अपने कमरे में, आप भी आराम कर लीजिए माँ जी। परेशानी की तो कोई बात है नहीं। हाँ, सविता बाहर से तो कह रही थी कि उसे वैदेही पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उसे भी वैदेही का बर्ताव अजीब तो लग रहा था। वैदेही, ये पोस्टमैन फिर से तुम्हारे लिए चिट्ठी देकर गया है। क्या बात है, हर दूसरे दिन तुम्हारे लिए कोई ना कोई चिट्ठी आ जाती है। लगता है सबकी चहीती हो वैदेही। हाँ भाभी, बस यही समझ लीजिए। वैदेही, ये रोज़ रोज़ तुम्हें चिट्ठी कौन लिख रहा है? कुछ परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी सहेली ने चिट्ठी लिखी है। अरे वाह, कभी माता पिता, कभी काका काकी, कभी सहेलियाँ, सब लोग तुम्हें चिट्ठी लिख रहे हैं वैदेही। लगता है तुम्हारे बहुत सारे चाहने वाले हैं। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हारी ऐसी कौन सी सहेलियाँ हैं वैदेही? उनको तुम्हारी इतनी ही याद आ रही है तो उन्हें घर पर बुला लो। हाँ हाँ, घर पे बुला लो ना। तुम्हारे चाहने वालों को हम भी तो देखे वैदेही कि उन्हें तुम्हारी इतनी याद क्यों आती है। ज़रूर बहुत गहरा रिश्ता होगा माँ जी, तभी तो हर दूसरे दिन चिट्ठी लिखते रहते हैं वैदेही को। एक काम करो, बुला ही लो आज उन्हें। नहीं माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, उन्हें मुझे चिट्ठी लिखना पसंद है, यूं ही बस शरारत करती रहती है। अरे इतनी शरारत करना भी सही नहीं है बहू। कभी कभी आपकी छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसी चिट्ठियाँ भेजना क्या शोभा देता है? सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस बात का। ध्यान तो लगता है अब माँ जी को भी रखना पड़ेगा। क्यों माँ जी? एक काम करो, लाओ ये चिट्ठी मुझे दो, मैं भी देखूँ तुम्हारी सहेलियाँ क्या मजाक करती है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, लाओ लाओ, हम भी पढ़ के देखते हैं कि ऐसा क्या है इस चिट्ठी में। नहीं नहीं माँ जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे अंदर रख कर आती हूँ, आप परेशान मत होइए। माँ जी देखिए, मैं आपको भड़काना नहीं चाहती, लेकिन सच में वैदेही की हरकतें कुछ सही नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि वो हम सबसे कुछ छुपा रही है। मैं जानती हूँ, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही हमें सब कुछ बता देगी, सच सच। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहे, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। कविता और सविता दोनों को अब वैदेही पर शक होने लगा था, लेकिन वैदेही सच बता नहीं रही थी कि आखिर उसे कौन चिट्ठी लिखता है। और इस बार तो उसने चुपके से चिट्ठी ली और बिना किसी को बताए अपने कमरे में रख कर आई। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, वैदेही के लिए एक और चिट्ठी आई है। देखिए, इसीलिए तो मैं आपको छत पे ले आई। ये देखिए कैसे वो चुपके से चिट्ठी लिए जा रही है, वो भी बिना किसी को बताए। वैदेही के मन में आखिर चल क्या रहा है? आखिर ऐसा कौन है जो उसे इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख रहा है? माँ जी, अब बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम खुद ही उन चिट्ठियों को पढ़ लें। मुझे तो नहीं लगता कि वैदेही कभी भी हमें उन चिट्ठियों के बारे में बताएगी। क्या ये करना सही होगा कविता? अरे माँ जी, आप रमन के बारे में सोचिए। अरे उसे ऐसा कुछ पता चल गया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि हम ही इस मामले को जानकर सुलझा लें। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू, हमें ही इस मामले की तह तक जाना होगा। ठीक है माँ जी, वैदेही शाम को जब मंदिर जाएगी तब हम उसके कमरे में जाकर उन चिट्ठियों को देख लेंगे कि आखिर उनमें लिखा क्या है। कविता और सविता शाम को वैदेही के जाने के बाद उसके कमरे में छानबीन करने जाती है। कहाँ रखी है चिट्ठियाँ? अरे अच्छे से ढूंढना, यहीं कहीं होगी। हाँ हाँ, मैं देख तो रही हूँ माँ जी। बड़ी बहू देख, ये रही चिट्ठियाँ। हाँ, आप खोलकर पढ़िए ना, क्या लिखा है इनमें। हे भगवान जी, ये क्या लिखा है इसमें? क्या हुआ माँ जी, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ, तुम्हारी शादी के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, वैदेही बहू से मुझे ये आशा ना थी। अरे ये कैसे हो सकता है माँ जी, वैदेही तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। फिर ये सब? अरे तभी तो वो चिट्ठियाँ हमसे छुपाया करती थी। उसका आशिक ये सब लिखता है उसे। मैंने कितने अरमानों से उसे अपनी बहू बनाया था, मुझे तो वो सीता जैसी लगती थी, लेकिन आज ये सब पढ़ने के बाद मुझे नफरत हो गई है। अरे नहीं नहीं माँ जी, अब परेशान मत होइए, हम वैदेही से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अरे कुछ गलतफहमी हो गई होगी शायद। नहीं बड़ी बहू, कोई गलतफहमी नहीं है, अब सारी सच्चाई सामने आ गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए माँ जी? हम वैदेही से बात करें इस बारे में?
नहीं, अब वैदेही को सबके सामने अपने कर्मों का सच बताना होगा। मैं रात को सबके सामने उसका सच सबके सामने लाऊंगी। सविता का मन बहुत टूट चुका था। उसने रात को पंकज और रमन के आने के बाद सबको आंगन में बुलाया। क्या हुआ माँ, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाई लेकर आऊँ आपके लिए? मेरी बीमारी की वजह तुम ही हो वैदेही। मैंने क्या किया माँ जी? ये रही वो चिट्ठियाँ, तुम्हारी चरित्रहीनता का सबूत। ये चिट्ठियाँ आपको कहाँ? क्यों, अब जुबान नहीं खुल रही तुम्हारी? तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली छोटी बहू। माँ जी प्लीज़ मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। बस, कुछ नहीं सुनना मुझे अब। तुम्हारा यूं इस तरह चिट्ठियों को छुपाना तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है। नहीं माँ जी, जैसा आप कह रही है वैसा नहीं है, मैं आपको बताने ही वाली थी। इसीलिए तुम अपने आशिक की चिट्ठियाँ छुपा रही थी। यह देख रमन इसकी करतूत। ये सब क्या है वैदेही? मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, सच में ये चिट्ठियाँ वो। अब ये वो इन सब से कुछ नहीं होगा। तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है। भरोसा तो टूटा है माँ, लेकिन ये भरोसा वैदेही ने नहीं, कविता ने तोड़ा है। कविता ने? माँ ये लिखावट देखो, ये किसी और की नहीं बल्कि कविता की लिखावट है। मैं इस लिखावट को अच्छे से जानता हूँ। अब ये मत कहना कि ये तुमने नहीं लिखे, समझी? क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारी लिखावट है। वो मुझे जलन होने लगी थी कि वैदेही को माँ जी से इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए मैंने ये चिट्ठियाँ भेजना शुरू कर दिया था। और मैं डर गई थी कि आप सब मेरा विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बड़ी बहू, ये क्या किया तुमने? मैंने सीता जैसी अपनी बहू पर इतने सारे आरोप लगा दिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जलन में आकर पता नहीं क्या कर डाला। वैदेही, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे सजा दो। भाभी आप मुझसे बड़ी हैं, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि किसी भी लड़की के चरित्र पर कभी भी इस तरह कीचड़ उछालना नहीं चाहिए। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मुझे माफ़ कर दो वैदेही, माँ जी सच्ची कहती थी। वैदेही सच में सीता जैसी है। वैदेही, तुम्हारा स्वभाव भी बिल्कुल कोमल और शीतल है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं भी माँ जी आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी कि मैंने आपको इन सब के बारे में नहीं बताया। नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, गलती तो मेरी है। मैंने ही अपनी पसंद का विश्वास नहीं किया। चलो अब माफ़ी बहुत हो गई। अब कविता, तुम्हारी सज़ा यह है कि आज से 1 महीने तक तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस चिट्ठियों में बात करोगी। क्या? हाँ, यही है तेरी सज़ा। ना कुछ बोलेगी, ना ही मेरा सर दर्द होगा।